जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम चोल वंश के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके स्वरूप और प्रशासन के बारे में और उनके लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वंश का स्वरूप किस प्रकार का था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वंश का स्वरूप राजतंत्रीय था, यानी कि इसके ऊपर राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा के हाथों में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें उनके हाथों में थी। पहली रक्षा, यानी देश की रक्षा से रिलेटेड जितने भी फैसले होते थे वो सब के सब राजा लेते थे। न्याय और प्रशासन, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल राजा के हाथों में हुआ करता था। अब हम देखते हैं उत्तराधिकार के बारे में। तो उत्तराधिकार बेसिकली वंशानुगत हुआ करते थे। अब बेसिकली जो उत्तराधिकार के लिए जो शासक गद्दी पर बैठते थे वो बेसिकली अपने पिता का बड़ा बेटा होना चाहिए था। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ा बेटे की जगह कोई योग्य शासक बिठाया गया, जो चीज़ इस चीज़ को दिखाता है कि ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठे, जो योग्य है वही बैठेगा। और वो अपने मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकार का चयन कर लेते थे और जो बेटे नहीं मानते थे उन्हें बेसिकली उनके हाथों में प्रशासन दे दी जाती थी, जिस तरह से उन्हें संतुष्टि कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं केंद्रीय शासन के बारे में। तो बेसिकली इनके बारे में इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि राजा मौखिक रूप से कोई आज्ञा प्रदान करते हैं, तो उस चीज़ को उनके जो सचिव होते हैं वो इस चीज़ को लिख लेते हैं और आगे के अधिकारियों को ये चीज़ दे देते हैं, ताकि इन सारी आज्ञाओं के ऊपर क्रियान्वयन यानी कि प्रोसीजर किया जा सके, इनके ऊपर काम किया जा सके। और इसके लिए बहुत सारे उच्च अधिकारी और अधिकारी नियुक्त किए गए होते थे, जो कि शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक इकाई के बारे में। हम प्रशासनिक इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो हम राज्य, जैसे कि उनका चोल वंश था, राज्य बेसिकली उनके लिए देश मान सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली चोल के अंतर्गत जितने जो साम्राज्य था उसे हम देश मान लेते हैं, तो राज्य हो गया देश। मंडलम बेसिकली राज्य मान सकते हैं हम। वालनाडु या नाडु, जो कि शहर का यानी जिला का एक रूप था। और उसके बाद उसके नीचे स्तर पर कोट्टम, ठीक है। तो राज्य को हमने देश मान लिया, मंडलम को राज्य, और वालनाडु और नाडु को जिला मान लिया हमने, और कोट्टम जो कि गांव हो गया, ठीक है। कोट्टम में बेसिकली 2 प्रकार के थे। एक कोट्टम वो जो कि नगर निगम से रिलेटेड थे और दूसरा पंचायत, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक तरफ गांव और दूसरी तरफ थोड़े बड़े शहर, ठीक है, जो गांव से बड़े होते थे और मेट्रो सिटी से कम, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन के बारे में, जिसमें धुरंधर सैनिक होते थे जो कि अपने शत्रुओं का सामना कर सकें, जिन्हें बेसिकली विल्लीगल कहा जाता था। और स्थल यानी कि स्थल मार्ग पर होने वाले सुरक्षा के लिए इन लोगों को रखा गया था, जिन्हें बेसिकली कैकोलकर कहा जाता है। दक्षिणी पार्श्व यानी दक्षिण में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दक्षिण पार्श्व रखे जाते थे। और इसके अलावा चुने हुए अश्वरोही यानी कि घुड़सवार रखे गए जाते थे, ताकि इस तरह से पूरे के पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखा जाता था। अब हम अगर बात करें राजस्व प्रशासन की, तो राजस्व जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था बेसिकली भूमिकर, जो कि 33% था, ठीक है। और इसे वसूलने का पूरा अधिकार ग्राम सभा के अंतर्गत होता था। और ये जो कर वसूला जाता था वो बेसिकली नगद या अनाज दोनों ही रूपों में दिया जा सकता था। और इन सारी चीज़ों के लिए सर्वेक्षण करने का काम, पूरा काम ग्राम सभा के अंतर्गत होता था। सर्वेक्षण ये किया जाता था कि किनकी ज़मीन कितनी है और वो कितना उपज देती है, और उनके अकॉर्डिंग उन्हें कितना कर मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों का देखभाल ग्राम सभा करते थे। अब हम बात करेंगे न्याय प्रशासन के बारे में। तो न्याय प्रशासन बेसिकली बहुत ज़्यादा उदारवादी थी, जिसमें बेसिकली स्थानीय और राजा दोनों मिलकर के फैसला लिया करते थे, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हत्या जैसे अगर कांड हो जाते थे तो उसके लिए 16 गाय जुर्माने के रूप में दिए जाते थे, और उसकी भी आत्मा को शांति के लिए मंदिर में दीप जलाया जाता था, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्थानीय स्वायत्त शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ये बेसिकली स्वायत्त शासी संस्था उसे कहते हैं जो बेसिकली खुद चलाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे कि हमने बात किया,
मंडल जिसे हम राज्य मान लेते हैं, नाडु जिसे हम जिला मान लेते हैं और कोट्टम जिसे हम एक गांव मान लेते हैं। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी सभा हुआ करती थी। और इनके अलावा नगर में जो उद्योग और व्यापारी जैसे लोग थे वो बेसिकली अपने ग्रुप्स या फिर श्रेणियाँ बनाते थे और प्रशासन से उस चीज़ को मान्यता लेते थे। जैसे ये अपने साम्राज्य अपने श्रेणियों में जो भी चीज़ें नियम बनाते थे वो सारे नियम प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव करवाने पड़ते थे। अब इनके निर्वाचन के लिए कुछ नियम होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन ग्रुप्स के लिए कुछ नियम होते थे, सभा के लिए जो नियम होते थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नाडु के ऊपर जो सभा का नियंत्रण होता था, नाडु में जो सदस्य होते थे वो उन्हें नातर कहा जाता था, और जो नगर में जो होते थे वो उन्हें बेसिकली नगरातर कहा जाता था। ग्राम के लोगों को उर या सभा कहा जाता था। ये बेसिकली मैंने जो नाम बता रहा हूँ ये बेसिकली तमिल भाषा में, ठीक है। नाडु को नातर, नगर को नगरातर और ग्राम के मुखिया को उर या सभा कहते थे। ठीक है, नगरम बेसिकली एक ऐसी संस्था या फिर ऐसा ग्रुप होता था जिसमें लिमिटेड व्यापारी होते थे। ठीक है, जिसे नगरम कहा जाता। व्यापारी और शिल्पकार अपने नियम बनाते थे, किस तरह से उन्हें फ़ायदा प्रॉफिट हो सके और किसी दूसरे व्यक्ति की हानि ना हो, बिना किसी को हानि पहुंचाए वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं और निर्वाचन तथा कार्य पद्धति यानी किसी भी सभा का निर्वाचन या फिर उनके सदस्यों का निर्वाचन, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता था। ग्राम जिसे हम गांव कहते हैं, वहाँ बेसिकली कई वार्डों में बटा होता था। बेसिकली 30 वार्ड में बटा होता था और हर एक वार्ड से एक इंसान खड़ा होता था। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं 30 व्यक्ति यानी कि कुल 30 लोग सदस्य बनेंगे। और ये बेसिकली इस चीज़ को पेरुगुंडी कहा जाता था और इनके जो सदस्य होते थे वो बेसिकली पेरू मक्कल कहलाते थे। अब इन सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए कुछ नियम थे। नियम ये थे कि उनकी जो एज है वो बेसिकली 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा, उनका खुद का मकान होना चाहिए। और तीसरा, उन्हें एक वेद या फिर ब्राह्मण ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी या चौथी चीज़, उनके पास 0.75 एकड़ ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए। अब आयोग के भी कुछ नियम रखे गए थे। 3 वर्षों से किसी समिति के सदस्य रहे हों। तीसरा, जो भी सैलरी और एक्सपेंसेस हो उन सब का ब्यौरा अगर उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया हो तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। शूद्रों के अगर संपर्क में आकर के वो अपवित्र हो गए हैं तो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर उन्होंने चोरी की है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो उर में निर्वाचन नहीं हो सकते थे या फिर सभा में सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है, सभा बेसिकली मंदिर में आयोजित की जाती थी और जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी लोग थे, ये बेसिकली लॉटरी सिस्टम था जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम लिख दिए जाते थे और उन्हें बेसिकली एक बर्तन में रख दिया जाता था और उस बर्तन से किसी एक चीज़ को निकाला जाता था और उससे निकालने के लिए एक बच्चे को रखा जाता था। और ग्राम सभा के रूप में, ग्राम सदस्य के रूप में जो भी लोग कार्य करते थे उन्हें उनके लिए सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, और उनका जो बेसिकली टाइम पीरियड होता था वो बेसिकली 1 साल का ही होता था। अब इनका काम क्या था? इनका काम था कि भूमि का लेखा जोखा रखना, कितनी भूमि है, कौन सी भूमि है, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना। भूमि कर, कितना टैक्स लेना है। तीसरा, टैक्स के रूप में कितना नगद आया और कितना अनाज। तीसरा, भूमि में रियायत, जैसे कई बार ऐसा होता था कि जब सूखा या अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी उस टाइम पर किसानों को छूट दी जाती थी। अब जितना भी भूमि टैक्स जो भी कलेक्शन हुआ उन सारी चीज़ों का ब्यौरा राजाओं को देना पड़ता था। ठीक है, अब इनका काम ये भी था कि भूमि का वर्गीकरण करें, कौन सी भूमि ज़्यादा अनाज उपजा सकती है, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि फसल के लायक नहीं है। इन सारी चीज़ों का वर्गीकरण इनका कार्य ही होता था। ज़मीन की नपाई करना, सिंचाई से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उन सारी चीज़ों को देखना और पाठशाला बनाना, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि ग्राम सभा के लोगों को करने पड़ते थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है ये वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। यार एक चीज़ मुझे बोलनी थी
कि यार जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो इस पर व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। तो यार प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, ताकि मैं कुछ, समझ रहे हो ना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकें, क्योंकि यार प्लीज़ यार मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को देखना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यही चीज़ है यार जो तुम्हारे भाई को मोटिवेट करती है, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, तो बस आज इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।